मैं नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जब मैंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, वो दिन आज भी याद है। चारों तरफ तालियों की गूंज और फिर तालियां बंद और फिर सुनाई दिया हमारा राष्ट्रगान। बहुत खुश था मैं। मन में एक ही बात थी कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। जब आप वोट करते हो ना, अपने देश के लिए बहुत खास करते हो। तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में वोट करने जरूर जाना। मैं भी वोट करता हूँ और मेरी तरह महसूस करना अपने देश के लिए कुछ करने वाली फीलिंग। जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। This is one of the most important and critical conference which happens once in 5 years in the cycle of elections in the country. And the entire might of the country, entire bureaucracy is here today. All chief secretaries, all DGs, all senior officers of the states. So one can imagine and understand and appreciate the kind of might it has. Globe over, there are around 70 countries which are going to elections this year in 2024. And everybody is looking towards us, we being the largest, we being the oldest democracy. So everyone is looking towards us and we are committed to deliver an absolutely spotless elections in an absolutely free and fair environment with a level playing field. And this is what exactly is the purpose of the meeting today. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। ये सिर्फ निशान नहीं, शान। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। So I think we're about 70% done. Yeah. Hey, ready with the presentation? We are on it. Give us 30 minutes. I'm counting on you, girls. चुनावों में बहुत सारे झूठ जो हैं वो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। तो कमीशन ने एक ये मिथ वर्सेस रियलिटी करके एक साइट बनाई है जो कि हमारी वेबसाइट पे रहेगी। हमारी जो भी eci.gov.in है और जो elections24.gov.in उस पर भी रहेगी। तो इसमें प्री पॉपुलेटेड कर रहे हैं हम लोग जितने भी मिथ्स हैं इलेक्शन के बारे में। तो इसमें 4 सेक्शंस बनाए हैं हमने। ईवीएम, वीवीपैट्स, इलेक्ट्रल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं और अदर्स। तो जैसे जैसे कोई चीज़ जो सत्य नहीं है वो सोशल मीडिया पे आएगी, वैसे वैसे हम उसको उठा के इस पे डालेंगे और उसका सत्य जवाब जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो इस पे देते रहेंगे। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसको बीच बीच में कोई भी विश्वास करने से पहले एक बार हमारा मिथ वर्सेस रियलिटी भी देख लीजिए। I, Rahul Gandhi,
having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of it. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। I consider all the people of Wayanad to be like family, and I am always happy to do whatever I can to improve the lives of the Wayanad family. The BJP and the RSS do not understand what a family is. They don't understand that the more they try to separate you and me, the closer we will become. And I am not going to stop, no matter what happens. Not for myself, but because of my relationship with you and my relationship with the rest of the people of India. इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक करें, नो योर कैंडिडेट ऐप पर कैंडिडेट्स की डिटेल चेक करें और मनाएं चुनाव का पर्व गर्व के साथ। जैसे भारतीय क्रिकेट विश्व में एक चमकता हुआ उदाहरण है, उसी तरह भारत का चुनावी लोकतंत्र भी विश्व में एक चमकता हुआ उदाहरण है। 96 करोड़ से अधिक लोग मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आप भी अपना वोट जरूर डालें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व गर्व के साथ। जैसे हर मैच में दिखता है युवा का जोश, उसी तरह अपना पोलिंग बूथ पर जाकर दिखाओ अपना जोश। इस बार कोई भी फर्स्ट टाइम वोटर पीछे ना रहे। मेरा पहला वोट देश के लिए। जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल
सब्जी मार्केट के पास चाय हो रहा है। 4 ऐसे चाय दुकान है देवघर के जो देवघर की पहचान है, और मैं जब कभी भी यहाँ रहता हूँ तो इन चारों में से किसी एक चाय दुकान पर चाय जरूर पीता हूँ। आज मुझे लगा कि चाय बनाना भी चाहिए, कि चाय ये लोग कैसे बनाता है। तो आपने देखा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, तो हम लोग भी कार्यकर्ता के नाते चाय बनाना सीख रहे हैं। किस मेहनत से आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है। आज आपके शिकायत पर ये ब्लैक ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। मेरे सामने करके खुला आकाश में आज करके लोगों ने ना बड़ी कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। किसान बोल जाएगा वरिष्ठ नेता तो क्यों अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी, और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से सब, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। आप इधर आ जाइए। संबोधित करें। जी राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है
वो काबिल तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है, तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ, और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी, और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की सरजमी पर चुनाव का ऐलान होने के बाद पहली बार 4 तारीख को जमुई आ रहे हैं। पूरा बिहार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आएंगे तो बिहार की फिजा और आबो हवा बदल जाएगी, पूरी तरह भाजपा मय हो जाएगी। और बिहार पिछली बार 40 सीट में 39 दे पाया था। इस बार बिहार ने तय किया है कि अपने महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीट बिहार देगा, और अब की बार 400 के पार जाएंगे, और फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलेगी। ये देश के लोगों ने मन बना लिया है, और इस बार मोदी जी की सरकार फिर बनने वाली है। मैं सम्राट चौधरी आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 अप्रैल को जमुई की पावन धरती पर आ रहे हैं,
हम पूरे एनडीए वासियों से, पूरे बिहार वासियों से, हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि Usha Striker, the joy of unbelievably high air delivery and a wide range of designs and colors. Usha, the joy of air. शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है नारी। आता है। एक कालखंड वह था जब 16 दिसंबर यही सदन का कालखंड था मोदी जी के कार्यकाल में, जिसमें राम मंदिर बनने के संकल्प का प्रस्ताव आता है। यह कालखंड के अंदर परिवर्तन है, युग के अंदर परिवर्तन है। साथियों,
6 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट के डायवर्जन का पैसा जमा नहीं करा। जिसके कारण से एयरपोर्ट बहुत जल्दी श्रीमती जी ने आते ही 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट का डायवर्जन का पैसा जमा करा दिया। एयरपोर्ट की सारी औपचारिक भी मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे प्रयास किया कि कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी कोटा में नहीं आने दी। साथियों, वो गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने देखा के लोन में जब बच्चे मर गए थे तो गर्भवती महिलाओं की हालत देखी, तो मैंने जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को है। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं और इसीलिए मैं फिर आपकी से आशीर्वाद मांगने आऊं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इसी धरती से मैंने राजनीति जीवन शुरू किया है। इस धरती के प्यार आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। पहली बार भारत का रक्षा निर्यात पहुंचा 21,000 करोड़ रुपए के पार। रूस, इजराइल समेत 84 देशों को भारत ने बेचे रक्षा उत्पाद। जी हां, आपको बता दें कि बीते 10 सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। कभी रक्षा उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी हथियार निर्यात कर रहा है। भारत ने पहली बार स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्यात में 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। भारत ने रूस, इजराइल समेत 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद निर्यात कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रक्षा निर्यात के आंकड़े में कुल 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। आज 50 से अधिक कंपनियां देश में ही रक्षा क्षेत्र के साजो सामान का निर्माण कर रही हैं और ये सब पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान से संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने अगस्त 2014 में लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया को लेकर पहली बार आह्वान किया। मोदी सरकार में भारत आज मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है और कल तक जिन क्षेत्रों में दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, आज ऐसे क्षेत्रों में भी सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। हमारे जो गारंटीज है, खास करके हमारी गारंटी पहली ये है
कि नौकरी की पक्की गारंटी, भर्ती भरोसा। ये इसलिए कह रहे हैं कि लोग अरे 30 लाख नौकरियां का 30 लाख नौकरियां अभी सरकार में खाली है, इसकी पैसे की बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग भरने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए क्योंकि 30 लाख नौकरियां अगर भर दी है तो वो रिजर्वेशन को मिलेगा, उसमें 50% SC ST बैकवर्ड्स इनको मिलेगा, या बचा हुआ जो भी है वो सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मिलेगा। तो ये नहीं चाहते कि मजबूत युवा मजबूत बने, नौकरी परमानेंट मिले, ये उनकी आशा नहीं है। वो तो उन्होंने सिर्फ डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पे ही सरकार चलाना चाहती है युवाओं को लेके। और तीसरा हमारा जो गिग वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज या छोटे मोटे रास्ते पे काम करने वाले, हर घर घर काम करने वाले, ऐसे लोगों की भी सुरक्षा हम करने जा रहे हैं। और जो युवाओं के एग्जामिनेशन का, वो हमेशा हर जगह पेपर लीक होता है, कैसा लीक होता है मुझे मालूम नहीं, उनके कैंडिडेट अगर नहीं आए या उसका वो हमेशा एग्जामिनेशन का पक्का पाबंद नहीं करते, लेकिन हम जरूर इसके लिए पूरी कोशिश करके न्यायपूर्ण लोगों को नौकरी मिले और पेपर लीक न हो, और जो विद्यार्थी मेरिट पे है, जो मेहनत करके पढ़ता है, उसको न्याय मिलेगा। और उसी के साथ युवा रोशनी, ये योजना भी कम से कम युवाओं के लिए 5 करोड़ रुपए हम रखेंगे, ताकि उनको एक ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग हो या अप्रेंटिसशिप कोर्स हो, या प्राइवेट जो फैक्ट्रीज है उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये काम करेंगे। तीसरा, आपको और एक मालूम है, दूसरा हमारा महालक्ष्मी, जिसमें हर साल हम एक महिला जो एक परिवार में बड़ी रहती है, कारोबार करती है, उसको हर साल 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख। और हम जनगणना करने के बाद जिन जिन कम्युनिटीज को, जिन जिन कास्ट को न्याय नहीं मिला, उसके बारे में हम उनके अभ्यास के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, उनके जमीन के बारे में, ये सारी सोच विचार करके एक बहुत बड़ा प्लान बना के हम सभी कम्युनिटीज को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, SC हो, ST हो, बैकवर्ड हो या अपर कास्ट पुअर हो, सबको हम ये न्याय दिलाएंगे। उसी के साथ हमारे शक्ति का सम्मान, यानी हमारे जो छोटे छोटे मिड डे मील वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, इनके लिए हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। उनको आज जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, और वो देहात में रहते हैं, आशा वर्कर्स मिड डे मील के स्कूल में काम करते हैं, तो उनकी भी ख्याल रखा जाएगा और उनको भी हम एक सम्मानित एक उनको सैलरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी एक अधिकार, ये सावित्रीबाई फुले, आपको मालूम है महात्मा फुले के पत्नी
जिसने महिला एजुकेशन के लिए उन्होंने सारा जीवन बिताया और उन्होंने लोगों से मार खाया। लोग उनको चिढ़ाते रहे कि महिलाओं को ये एजुकेशन दे रही है। तो वो स्वाभिमान के नाम से हम हर डिस्ट्रिक्ट में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम बनाएंगे और महिला के लिए एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। जब तक महिला सशक्त नहीं बनते तब तक घर नहीं सुधरता। एक घर में अगर महिला सुधर गई या वो अच्छा एजुकेटेड बनी तो पूरे घर को वो सुधार लेती है, बच्चों को सुधारती है। इस मकसद से कांग्रेस सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स हम खोल रहे हैं। और उसके बाद एमएसपी का तो मैंने कहा कि सही दाम और कानूनी गारंटी किसानों के लिए हम करेंगे। कर्ज मुक्ति ये भी हमारा एक मुद्दा है, हम उसको भी टैकल करेंगे। जैसा कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में हमने 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया था किसानों का, वही अंदाज से इस वक्त भी हम काम करेंगे। और ये फसल नुकसान का 30 दिन में हम उसका सीधा उनके खाते में जाने के लिए हम तैयारी करते हैं और ये वायदा भी हम करते हैं। उसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में भी हमने एक नया नीति बनाकर हमारे आयात निर्यात में किसानों के लिए हम काम करेंगे। और जीएसटी आपको मालूम है, हर चीज में जीएसटी। अब आप एक इंसान को अगर आप खैरा करेंगे तो उसको हर जगह टैक्स मिलेगा। तो अगर कान को जाएंगे या कोई मोबाइल लेंगे उसको जीएसटी है, टूथपेस्ट को जीएसटी है, और अगर आप हर एसेंशियल कमोडिटीज के लिए उसको जीएसटी है। सर का तेल जीएसटी है, सर से लेकर पैर तक जीएसटी। और गरीबों के बच्चों के लिए बिस्किट कुछ भी अगर थोड़ा सा एक दो दिलाना है वो भी नहीं दे सकते। तो इस जीएसटी का हम पूरा एक बार छानबीन करके जिन चीजों पे हम कर सकते हैं और जो ज्यादातर गरीबों को नुकसान न हो, खाने पीने के दवाई के लिए उनके पास पैसा आए, वैसा देखकर जीएसटी का हम काम करेंगे। लेकिन ये जीएसटी हर चीज पे डाले हैं। दूध, उसके बाद में खेती के जितने भी किसानों के जरूरी चीजें हैं उस पर भी ज्यादा जीएसटी है, वो भी हम निकाल देंगे और उसका जीएसटी हटेगा। फिर और एक श्रम का सम्मान 400 कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में मिलेगा। मनरेगा में 400 रुपए कम से कम। फिर उसके बाद इंडेक्स के मुताबिक जैसा बढ़ते जाएगा वैसा उनको वो भी मिलेगा। उसके बाद सबको स्वास्थ्य का अधिकार वो भी दिया जाएगा। पहले ही हम हेल्थ मिशन बनाए थे, लेकिन हेल्थ मिशन बनाए थे वो हम पूरा गरीबों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर हम मुफ्त में देंगे। जैसा हमने राजस्थान में किया था वैसा ही यहाँ पर करने वाले हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना, नरेगा तो ये देहात में होता है, लेकिन
आज शहरी गारंटी हम देंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपने गांव छोड़ के, अपने हर देहात से लोग शहर में आते हैं, काम ढूंढते हैं, तो उनको काम नहीं मिलता। इसीलिए शहर में भी हम जिस ढंग से मनरेगा का काम कर रहे हैं वो गारंटी भी हम यहाँ पर देंगे। और सामाजिक सुरक्षा, ये गारंटी भी हम देंगे। सुरक्षित रोजगार, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो डेली वेजेस है, इसको हम बंद करने वाले हैं। जहां पर परमानेंट नौकरीज है वहीं पर लोगों को भर्ती करेंगे, और अगर अनिवार्य है तो ऐसे जगह पे सोचकर हम जिस जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं और जो अनावश्यक उसको रखा गया है उसको हम निकाल कर परमानेंट करेंगे। उसके बाद हमारी गिनती करो, ये जो मैंने कहा कि जो कास्ट सेंसस है इसको भी हमने सामने रखा है, क्योंकि जब तक सेंसस में क्या स्थिति है, किसकी कौन सी स्थिति है, जमीन कितना किसके पास है, एजुकेशन कितने पास है, डिग्री होल्डर्स कौन से कम्युनिटीज में है, नौकरियां किसके पास है, इसका अगर और हेल्थ वाइज क्या स्थिति है, ये जब तक हमको आंकड़े ठीक ढंग से नहीं मिलेंगे तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक ढंग से प्लानिंग करने के लिए हम ये वायदा किए हैं कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे और लोगों को सुविधा देने का पूरा काम करेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन, ये तो पहले से हम कह रहे हैं, ये रिजर्वेशन को धक्का दे रही है गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी भर्ती नहीं कर रहे और बैकलॉग फिलअप नहीं कर रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग इंजीनियरिंग पढ़ते, डॉक्टर पढ़ते हुए, डबल ग्रेजुएट होते हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो घर में बैठे हैं और उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। सरकार में नौकरियां खाली है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे और संस्थाएं हो, उन संस्थाओं में ये गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही है, हम भर्ती करेंगे। दूसरी, अभी मैंने बताया कि SC ST का भी जो बैकलॉग है वो फिलअप करने का भी हम वायदा किए हैं। और खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का लिए हमने जल जंगल जमीन का कानून हक जो बनाया है और लैंड एक्विजिशन जैसे कानून हमने जो बनाया है, और ये सुरक्षा के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हमने बनाया है उसको हम मजबूत करेंगे। उनके हक को हम हमेशा हिफाजत करेंगे, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और ये जो अपनी धरती अपनी राज का मतलब ये है कि जिस पंचायत एरिया में जहाँ पर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल लोग हैं तो वहाँ पर उनके जो स्थलीय जो भी कानून है या स्थलीय उनके जो भी समस्या है उसको डिसाइड करने के लिए उनको हम अधिकार देंगे। तो ऐसे 25 गारंटी और 5 जो ये न्याय, तो वो 5 न्याय हम लोगों के सामने रखा है और आपके माध्यम से सारे देश को हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं।